हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने बात की थी जूलॉजी सब्जेक्ट में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का एक टॉपिक लिया था, हेमिकोडेट्स के साइलेंट फीचर्स की बात की थी। तो हेमिकोडेट्स के साइलेंट फीचर्स में हमने देखा था कि जो हेमिकोडेट्स एनिमल्स हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक करैक्टर पाया जाता है जिसे बोला जाता है पृष्ठरज्जु या नोटोकोड प्रेजेंट। तो देखो करैक्टर में साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले हमने बात की थी इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है। नोटोकोड प्रेजेंट होने की वजह से इसे कोडेट्स के समान माना था, लेकिन इसमें नोटोकोड और गिल स्लिट्स ये दो करैक्टर थे। गिल स्लिट्स ये दो करैक्टर की वजह से हेमिकोडेट्स को कोडेट्स में रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे यानी क्लासिफिकेशन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के दौरान इसे नॉन कोड यानी कि इनके नॉन कोडेट्स और इकाइनोडर्मेट्स जो एनिमल हैं उनके समान एफिनिटीज पाई जाती है, इसीलिए इसे अलग वर्ग में रख दिया गया जिसे हेमिकोडेट्स नाम दिया गया। अब बात करते हैं जो हेमिकोडेट्स एनिमल होते हैं वो सिसाइल होते हैं, बिल बनाकर रहते हैं ये एनिमल, और ये समुद्र जीवी एनिमल होते हैं। तो देखो इनके इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो साइलेंट फीचर्स में सबसे पहले यानी कि ये बिलकारी होंगे। इसके बाद में बिलकारी के बाद में हमने बात की थी ये स्थानबद्ध भी होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं ये एनिमल, और बिलकारी के साथ साथ स्थानबद्ध। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात की थी अपन ने कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं और बाइलेटरली सिमेट्री इसमें पाई जाती है। इसके बाद में इनमें बाह्य कंकाल एब्सेंट होता है, इसमें अपेंडेजेस जो होते हैं वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं। ये सारे फीचर बात कर रहे हैं अपन हेमिकोडेट्स की। हेमिकोडेट्स जो एनिमल होता है उनके अंदर खुला प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। हेमिकोडेट्स में कल मैंने डायग्राम से बताया था आप लोगों को कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो खंडों में डिवाइडेड ना होकर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पार्ट्स में 3 पार्ट्स बताए थे मैंने। एक तो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोबोसिस, सेकंड बात की थी अपन ने कॉलर, और थर्ड बात की थी अपन ने ट्रंक की। तो ये 3 भाग इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोबोसिस को सुन कहा जाता है, ये कॉलर और ये धड़ वाला पोर्शन होता है धड़। अब देखो ये 3 पार्ट्स हो गए थे। अब इसके बाद में इसमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें गिल स्लिट्स के द्वारा तो श्वसन की क्रिया होगी और पोषण की क्रिया गिल स्लिट्स के द्वारा श्वसन की क्रिया हो जाएगी। अब बात करेंगे इनमें जो फिल्टर ब्रीडिंग की क्रिया होती है, सड़े गले पदार्थों के द्वारा ये क्या करता है अपना भोजन ग्रहण करता है। तो हेमिकोडेट्स एनिमल होते हैं, इनमें सेक्सुअल व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन बताया था। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इसमें भी अपन ने बात की थी ये बाह्य प्रकार का निषेचन शो करता है, बाह्य निषेचन इसमें पाया जाता है। और इसकी प्रजनन की अवस्था के दौरान इसमें टर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। कल मैंने बताया था जो टर्नेरिया लार्वा होता है ये टर्नेरिया लार्वा बाइपिन्नेरिया लार्वा से एफिनिटीज शो करता है। कई कैरेक्टर्स होते हैं जो बाइपिन्नेरिया लार्वा से सिमिलरिटीज शो करते हैं। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है टर्नेरिया लार्वा, टर्नेरिया इसमें लार्वा पाया जाता है। अब बात करेंगे धीरे धीरे हेमिकोडेट्स जो होते हैं इनमें 9 यानी कि 90 प्रकार की जातियां ज्ञात थी, जिसमें इसके 2 क्लासेस होते हैं। ध्यान देना हेमिकोडेट्स के 2 क्लासेस होते हैं। क्लासेस में हमने बात की थी एंटेरोपन्यूस्टा, ये क्लास है इसकी। सेकंड आती है टेरोब्रेंकिया, ये 2 क्लास की बात की थी एंटेरोपन्यूस्टा और टेरोब्रेंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा के अंदर मैंने बोला था कि इसे एंटेरोपन्यूस्टा एनिमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आंत्र में अनेक जोड़ी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के दौरान ये क्या करता है उसी से पोषण या फिर और इसी के दौरान श्वसन की क्रिया, ये दोनों क्रियाएं किसके द्वारा होती है गिल स्लिट्स के द्वारा होती है। तो
एंटेरोपन्यूस्ट जो एनिमल होंगे, एंटेरोपन्यूस्ट एनिमल में हम बात करेंगे कि ये कॉलोनियल ना होके ये सॉलिटरी होते हैं। कॉलोनियल ना होके सॉलिटरी मीन एकाकी ये होते हैं, और ये बिलकारी होते हैं, बिलकारी बिल बनाकर रहने वाले होते हैं। इसके बाद में इनका शरीर भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसका शरीर भी वही कॉल यानी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक वाले भाग में ये डिवाइडेड होता है। एंटेरोपन्यूस्ट एनिमल की एक विशिष्ट बात यह है कि बिल बनाते तो हैं, लेकिन ये चट्टानों के बीच में या कुछ परतें होती है, उन परतों के बीच में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें एकान वर्म भी कहा जाता है। ये शब्द ध्यान रखना, इन्हें एकान वर्म एनिमल भी कहा जाता है। तो एंटेरोपन्यूस्ट एनिमल की ये बात हुई कि इनमें आंत्र में अनेक जोड़ी गिल स्लिट्स पाई जाएगी, पोषण शोषण की क्रिया हो जाती है, जिसके दौरान इसमें एकाकी प्रकार के होते हैं, ये बिल बनाकर रहते हैं, और इनमें एकान वर्म यानी चट्टानों के बीच में ये पाए जाते हैं। चट्टानों के बीच में प्रेजेंट होने की वजह से इसे एंटेरोपन्यूस्ट में रखा गया। एंटेरोपन्यूस्ट का एग्जाम्पल हमने बात किया कल, बेलेनोग्लोसस, और इसके बाद में बात करते हैं डोलिकोग्लोसस। ये 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना। अब बात करते हैं टेरोब्रेंकिया की। टेरोब्रेंकिया जो एनिमल होते हैं ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल एनिमल होते हैं ये। इसके बाद में ये फ्री लिविंग मुक्त जीवी होते हैं ये एनिमल। तो टेरोब्रेंकिया कॉलोनियल हो गए, बिल बनाकर नहीं रहते, इसीलिए इन्हें बोला गया ये मुक्त जीवी होते हैं। एंटेरोपन्यूस्ट एनिमल के अंदर दो जोड़ी गिल स्लिट्स पाई जाती है, 2 जोड़ी गिल स्लिट्स पाई जाती है, और कुछ में ये एब्सेंट भी होते हैं। तो इनकी बात करेंगे कि जो टेरोब्रेंकिया होते हैं, कुछ में तो इनमें गिल स्लिट्स पाई जाती है और कुछ में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब बात करेंगे जो टेरोब्रेंकिया जो एनिमल होते हैं, इसमें एग्जाम्पल इनका शरीर बात किया था, इनका जो स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर वाले भाग पर ऐसे यहाँ पे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर को हमने कल नाम दिया था टेंटेकल्स नाम दिया था, जिन्हें बोला जाता है सह-स्पर्शक। देखो, सह-स्पर्शक का मेनली कार्य होता है फीडिंग करने का, या फिर बात कर सकते हैं भोजन के अंतःग्रहण में ये सहायक होते हैं। तो जो टेरोब्रेंकिया एनिमल होती है, इनकी बॉडी पे नीचे की तरफ मैंने बताया था एक लंबी संरचना पाई जाती है जिसे स्टॉक कहते हैं। ये स्टॉक वाली संरचना और ऊपर वाले शोर पे टेंटेकल्स पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। अब इसका मेनली अपन एग्जाम्पल की बात करें तो सिफेलोडिस्कस, और एक एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं रैप्डोप्लूरा। ये 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना टेरोब्रेंकिया के, और 2 एग्जाम्पल इसके ध्यान रखना एंटेरोपन्यूस्टा के। ये सारी बात हो गई थी कल, अपन ने बात कर ली थी हेमिकोडेट्स की। देखो, आपके 3rd यूनिट में अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एक चैप्टर तो तुम्हारा हो गया स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और वही तुम्हारी इन्वर्टिब्रेट्स वाला जो पेपर है, इन्वर्टिब्रेट्स वाला पेपर, उसमें 1st यूनिट के अंदर लोकोमोशन आएगा, जो अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया था। अब 2nd चैप्टर अपना हो गया हेमिकोडेट्स के साइलेंट फीचर्स। अब 3rd की बात करते हैं स्पंजों में कैनाल सिस्टम। स्पंजों में कैनाल सिस्टम की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं ये जलीय जंतु होते हैं। पोरीफेरा संघ के जंतु जलीय होते हैं, और इनमें हम बात करेंगे जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो स्पंजी होता है। जैसे कि बात करते हैं कि इन्हें बहुत प्रकार के स्पंजी कहा जाता है, ग्लास प्रकार के स्पंजी कहा जाता है। तो वही बात कि जो कैनाल सिस्टम है, तो जो इस पोरीफेरा संघ के जो सदस्य जैसे स्पंजों की बात करें तो उनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के द्वारा, इन पोर्स में आगे चलकर ये केनाल बनाती है, नाल बनाती है। तो जो स्पंज होंगे, स्पंजों की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होंगे, और छिद्र मिलकर केनाल का निर्माण कर लेते हैं, और सारी की सारी केनाल मिलकर केनाल सिस्टम का डेवलपमेंट करती है। केनाल
का डेवलपमेंट करती है। तो हम बात करेंगे आज केनाल सिस्टम, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कि जो स्पंज होते हैं, स्पंजों के अंदर, अब बात करेंगे स्पंजों के अंदर सारी क्रियाएं, जैसे भोजन का अंतःग्रहण, इसके बाद में श्वसन की क्रिया, एक्सक्रीशन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया और अनेक प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो सारी की सारी क्रियाएं इस केनाल सिस्टम के द्वारा ही क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं कि जो ये एनिमल होते हैं, स्पंज यानी पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स के द्वारा केनाल सिस्टम पाया जाता है। ये केनाल सिस्टम भी धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होने लगा, डेरिवेटिव होने लगा, जिसके दौरान सबसे पहले पाया जाता था एस्कन प्रकार का केनाल सिस्टम, जिसे बोला जाता था एस्केनोइड केनाल सिस्टम। इस एस्केनोइड केनाल सिस्टम का धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, इसमें वेरिएशंस आने लगे, जिसके दौरान एक ल्यूकेनोइड प्रकार के केनाल सिस्टम का डेरिवेटिव हुआ। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो केनाल सिस्टम है ये स्पंजों में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, 4 टाइप्स के केनाल सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एस्केनोइड केनाल सिस्टम, फिर बात करते हैं सेकंड नंबर साइकेनोइड केनाल सिस्टम। तो देखो एस्केनोइड, साइकेनोइड, ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम, और फोर्थ नंबर आता है जो विशिष्ट होता है रैगन टाइप केनाल सिस्टम। ये 4 प्रकार के स्पेसिफिक केनाल सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें बात करेंगे सबसे पहले एस्केनोइड केनाल सिस्टम, सेकंड आता है साइकेनोइड केनाल सिस्टम, थर्ड आता है ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम और फोर्थ आता है रैगन टाइप केनाल सिस्टम। अब बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे अपन एस्केनोइड केनाल सिस्टम की। तो एस्केनोइड जो केनाल सिस्टम होता है ये एक कोशिकीय जीवों में बात करें, एक कोशिकीय जीवों में भी श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया और भोजन के अंतःग्रहण की क्रिया ये विशिष्ट एक सेल के ऊपर डिपेंडेड होती है, तो यूनिसेलुलर एनिमल बोल देंगे। वैसे ही हम बात करेंगे जो पोरीफेरा संघ के सदस्य होते हैं, पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं, जिनमें बात की स्पंजों की, तो पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं ये, और इनमें बहुकोशिकीय होने के साथ साथ ये कैसे होता है, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय जंतु ये होते हैं। एक्वेटिक एनिमल होने के साथ हम बात करेंगे सबसे पहले एक सरल प्रकार का, सरल बोल सकते हैं एस्केनोइड को, एक सरल प्रकार का केनाल सिस्टम होता है। तो मैंने बताया धीरे धीरे पुरातन काल में इसमें धीरे धीरे वेरिएशंस पाए जाने लगे। तो एस्केनोइड में इसकी जो ग्रीक शब्द है एस्कोस, ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई और एस्कोस को हमने नाम दे दिया चमड़े की बोतल के लिए बोला गया कि एक जो ग्रीक शब्द है उसका जो मीन होता है चमड़े की बोतल होती है। तो एस्केनोइड केनाल सिस्टम है, इसका जो आकृति होती है वो कलश के समान होती है। तो कलश के समान, अब मैंने बोला सबसे पहले जो पोरीफेरा संघ के सदस्य होते हैं स्पंजों के शरीर के ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं या पोर पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना कि छोटे छोटे पोर पाया जाता है। तो ये केनाल सिस्टम में हम बात करेंगे कि जो एस्केनोइड है, एस्केनोइड के अंदर यहाँ पे बाहर की तरफ देखो, सबसे बाहर की तरफ जो पाए जाएंगे यहाँ पे ये वाले संरचना छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिन्हें नाम दे दिया ओस्टिया। ये सारे के सारे छोटे रंध्र कहलाएंगे, ओस्टिया कहलाएंगे। और किसी एक रंध्र की बात करें हम तो ओस्टियम कहलाते हैं। तो सारे रंध्र जो छोटे होंगे उन्हें तो नाम दे दिया गया ओस्टिया, लेकिन किसी एक की बात करें उसे नाम दे दिया गया ओस्टियम। अब बात करते हैं कि जो ओस्टिया और ओस्टियम है, इनकी यहाँ पे जो रंध्र बनते हैं वो एक कोशिका के ऊपर बनते हैं और इस कोशिका को बोला जाता है पोरोसाइट सेल।
पोरोसाइट सेल कहा जाता है। ये पोरोसाइट सेल के ऊपर ही ओस्टिया का डेवलपमेंट होता है, ओस्टिया बनते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो स्पंज होते हैं वो वाटर के कांटेक्ट में रहेंगे, यानी कि जल जो होता है, जल इनके शरीर में प्रवेश भी करेगा और बाहर भी निष्कासित होगा। तो ये सारा का सारा जल का प्रवेश होना, उसका निष्कासित होना, वो सारा डिपेंड होगा कैनाल सिस्टम के ऊपर। अब रंध्रों के द्वारा तो होगा जल का आवागमन, और ये कैनाल सिस्टम क्या करेंगे, उस वाटर को सर्कुलेट करते रहेंगे। तो अब बात करेंगे कि ये जो सबसे पहले बात करेंगे हम एस्केनोइड कैनाल सिस्टम का, जिन जंतुओं के अंदर ये पाया जाता है उन्हें एस्केनोइड एनिमल कहते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे जो ओस्टिया है, ये ओस्टिया के द्वारा वाटर प्रवेश करता है। सबसे पहले ओस्टिया के द्वारा ये जहाँ प्रवेश करेगा, यहाँ पे मैंने बोला कि पोरोसाइट सेल पाई जाती है। सबसे मेन बात ये होती है कि यहाँ पर पोरोसाइट सेल की सतह पर कशाब युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात है ये कि कशाब युक्त सेल पाई जाती है। मैंने बताया था फ्लैजिलर और सीलियर, तो फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिलर सेल्स पाई जाती है जो संकुचन का कार्य करती है। एक लयबद्ध संकुचन के दौरान वो वाटर के जल के फ्लो को बनाए रखते हैं। तो यहाँ से ओस्टिया से सबसे पहले वाटर प्रवेश करेगा, जो कशाबिक संकुचन के दौरान, लयबद्ध संकुचन के दौरान, ये सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बड़ी गुहा दिखाई दे रही है। इस गुहा को नाम दे दिया जाता है, ये वाली जो गुहा है इसे बोला जाता है स्पंजोसील नाम दिया जाता है। स्पंजोसील या स्पंज गुहा कहते हैं इसे, स्पंज गुहा। तो वाटर सबसे पहले आएगा ओस्टिया में, और ओस्टिया से वाटर आएगा स्पंजोसील में। स्पंजोसील एक बड़ी गुहा होती है जो सारे ओस्टिया मिलकर स्पंजोसील के अंदर वाटर को डाल देते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो वाटर है स्पंजोसील में कहीं भी पोर लास्ट में नहीं पाए, लेकिन एक ऊपर की तरफ ओपनली एक माहुत पाया जाता है जिसे बोला जाता है ऑस्क्यूलम, जिसे बोलते हैं ऑस्क्यूलम। तो कैनाल सिस्टम के अंदर वाटर आया ओस्टिया के द्वारा, ओस्टिया के दौरान ये आया किसमें, स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से वाटर एक बड़े माउथ के द्वारा बाहर खुलता है जिसे बोल सकते हैं हम ऑस्क्यूलम। अब बात करते हैं एस्केनोइड कैनाल सिस्टम में। आपको ये सरल प्रकार की सपाट कोशिकाएं दिखाई दे रही है, यहाँ पे सपाट सेल दिखाई दे रही है। इनमें जो बाहर की तरफ पाई जाती है, ये जो बाहर की तरफ पाई जाती है, यहाँ देख, एस्केनोइड कैनाल सिस्टम के अंदर मैंने बोला ये 2 लेयर प्रेजेंट है इसमें। तो 2 लेयर के अंदर जो बाहर की तरफ है ये पिनेकोडर्म कहलाती है बाहर की तरफ, और ये कोशिकाएं सपाट सेल होती है। कैसी होती है, सपाट सेल। और इस पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती है, पिनेकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे बाहर वाली जो परत है उसे बोला गया पिनेकोसाइट सेल्स। अंदर की जो लेयर है इसे बोला जाता है कोइनोसाइट सेल्स कहते हैं। कोइनोसाइट सेल के अंदर कशाब प्रेजेंट होते हैं, और मैंने बोला जो फ्लैजिला होते हैं वो यानी लयबद्ध बोल सकते हैं, लयबद्ध संकुचन करते हैं। अब इन दोनों के मध्य में यहाँ पे आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें एक मैट्रिक्स भरा रहता है जिसे मीजोहाइल कहते हैं। मीजोहाइल की स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि मीजोहाइल जो एक लिक्विडिटी स्पेस होता है, और इस स्पेस में अमीबोइड सेल्स प्रेजेंट होता है और स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती है। यानी अमीबाब सेल प्रेजेंट होती है और स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें बोल सकते हैं अपन कंटिकाएं। ये कंटिकाएं इसमें प्रेजेंट होती है। तो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम में हमने बात की कि इसमें बाहर की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाएंगे जिन्हें नाम दे दिया गया ओस्टिया, और प्रत्येक एक की बात करेंगे तो एक को हमने नाम दिया ओस्टियम।
जहाँ से ये यानी कि उत्पन्न होंगे उन्हें बोला जाएगा पोरोसाइट सेल्स कहते हैं। और पोरोसाइट सेल, ये ध्यान रखना, पिनेकोडर्म में पोरोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो समान होती है सपाट सेल के। अब बात करते हैं कि इसमें जो स्पेस बड़ी जो यहाँ पे कैविटी पाई जाएगी, सिलोम पाई जाएगी, जिसे स्पंजोसील कहते हैं। स्पंजोसील बाहर की तरफ खुलता है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। आज अपन यही तक बात करते हैं। सबसे एक एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया, ये ध्यान रखना, ल्यूकोसोलेनिया के अंदर ही एस्केनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब इसके बाद में अपन ने इसमें 3 टाइप्स और हैं इसके बाद में, ल्यूकेनोइड, साइकेनोइड और रैग्ने टाइप कैनाल सिस्टम, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अपन ने इसकी मेनली कैरेक्टर्स की बात कर ली, कल अपन बात करेंगे साइकेनोइड, ल्यूकेनोइड और रैग्ने टाइप। ठीक है, थैंक यू।